हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज टेरिटरी। आज हम लास्ट पार्ट कवर करने वाले थे। हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, कैसे उनके कौन कौन उनके अंदर पार्टिसिपेट किए, कौन से ग्रुप्स पार्टिसिपेट किए, वुमेन्स का कैसा रोल था, उसके बाद उसका लिमिट्स क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स का। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये आर्ट एंड कल्चर पढ़ने के जैसा है, मतलब कैसे आर्ट एंड कल्चर यूनिफाई करना चाहता था पूरा का पूरा स्ट्रगल को, और कैसे इंडिपेंडेंस पाने की कोशिश करने के लिए कैसे हेल्प किया आर्ट एंड कल्चर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of same nation. नेशनलिज्म स्प्रेड होना तब शुरू हुआ कि लोग समझने लगे कि बिलीव करने लगे कि हम अपना पार्ट पूरा का पूरा, मतलब सब हमारे ही है और एक ही नेशन में रहने वाला है। व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर, जैसे उसके बाद बहुत सारा वो लोग, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स आके मिले, कैसे यूनाइट हुए, उसके बाद जैसे टुगेदर रहने से उनका स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाता है, ये इसमें दिखाया गया है। ओके, दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है, मतलब एक ही जगह से हम लोग हैं बोल के सोचते हैं सब लोग, ये यूनाइटेड स्ट्रगल करने के वजह से आ गया। ओके, बट दीज वेर ऑल्सो ए वेराइटी ऑफ cultural processes that through which nationalism captured people's imagination। पर ये सब जो वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस है, मतलब बहुत सारे कल्चर आके मिले हुए हैं, उसके बाद जाके नेशनलिज्म को लोग समझ पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं। ओके, नेशनलिज्म सबके दिलों में आना, मतलब उत्पन्न होना शुरू हो गया था। हिस्ट्री एंड फिक्सेशन, folklore and songs, popular prints, symbols all played a part in the making of nationalism। ये हिस्ट्री, फिक्सेशन, सॉन्ग्स, डांस, सिंबल्स, प्रिंट्स, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था नेशनलिज्म में। इस माध्यम से हम वो स्प्रेड कर पा रहे थे नेशनलिज्म को पूरा देश भर में। ओके, द आइडेंटिटी ऑफ नेशन एज यू नो इज द मोस्ट ऑफन सिंबलाइज्ड इन ए फिगर और इमेज। जो आइडेंटिटी था, सबसे बड़ा आइडेंटिटी था कि लोग कैसे इमेज और फिगर्स को कैसे देखते हैं। अगर फिगर अच्छा है, इमेज जो है अट्रैक्टिव हो, तो फिर लोगों को अच्छा लगता था और हेल्प कर, दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विथ विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। और ये बहुत अट्रैक्टिव करने के बाद ही लोगों के अंदर जागना शुरू हो जाता था नेशनलिज्म। इट वॉज in the 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to visually associated with the image of भारत माता। उसके बाद लोगों के अंदर में कैसे विजुअली, मतलब जो इमेज क्रिएट हो गया था भारत माता का, द इमेज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और तो और इन 1870 ही रोट वंदे मातरम, और उन्होंने वंदे मातरम भी लिखा था एज ए हिम टू द मदरलैंड, भजन की तरह था अपने मदरलैंड के लिए। लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन द नोवेल आनंद मत। उसके बाद में जाके एक नोवेल में आ गया था, मतलब ये गाना उसमें रह गया, आनंद मत नोवेल का नाम था। एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन द बंगाल। जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बंगाल में, ये गाना बहुत ही वहां पे प्रसिद्ध हुआ था और बहुत लोग गाते थे। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अबिंद्रनाथ टैगोर प्रिंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। अबिंद्रनाथ टैगोर ने अपना पहला मतलब जो इमेज था भारत माता का, उन्होंने बनाया, फेमस इमेज बनाया। उसके बाद इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पेट्रेड एज एन एस्थेटिक फिगर, सी इज काम, कंपोज एंड डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। इस जो पेंटिंग बनाए थे अबिंद्रनाथ टैगोर ने, ये बहुत ही अट्रैक्टिव था
मतलब उसमें काम दिख रहे थे, कंपोज दिख रहे थे, डिवाइन स्पिरिचुअल, मतलब लोगों को एक मतलब अपने अंदर में पूरा देशभक्ति जागरण के लिए ये बहुत बड़ा अच्छा पिक्चर था। उसमें वो शांत थे, मतलब डिवाइन, मतलब भक्ति दिखा रहे थे लोग उनके तरफ। ओके, इन सब्सिक्वेंट ईयर्स द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। उसके बाद बहुत मतलब उसी सालों में जब स्टार्ट हो गया था भारत माता का मतलब पेंटिंग बनना स्टार्ट हो गया था, बहुत लोगों ने बनाया डिफरेंट फॉर्म्स में उस पिक्चर को। ओके, एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स एंड वाज प्रिंटेड टू बाय डिफरेंट आर्टिस्ट। उसके बाद बहुत सारे पॉपुलर प्रिंट्स में ये प्रिंट हुआ और उसके बाद वाज और बहुत सारे जगह पे ये पेंटिंग भी हुआ। डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। उसके बाद ये डिवोशन देख के सब मदर फिगर को, मतलब जो भारत माता का जो फिगर था, सबके अंदर नेशनलिज्म उत्पन्न हो रहा था, देशभक्ति जाग रही थी। ओके, ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore। उसके बाद इंडिया के जो डांस कल्चर है उसके थ्रू भी हम नेशनलिज्म को स्प्रेड कर सकते हैं, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। इन लेट 19th century nationalists began recording folk tales, songs by bards, and they toured villages to gather folk songs and legends। उसके बाद 19th century में, लेट 19th century में नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया कि जो सॉन्ग्स जो है उन्हें रिकॉर्डिंग करके, जो मतलब पेट्रोटिक, सबके अंदर पेट्रोटिक देशभक्ति जगाने का जो सॉन्ग्स है उसे लेके गांव भर में घूमने लगे, ताकि ये हम डांस के वो गाना लगा के डांस भी करेंगे तो डांस के थ्रू भी हम नेशनलिज्म का आइडिया को स्प्रेड कर सकते हैं। These tales they believed give a true picture of traditional color. Okay, they had been corrupted and damaged by outside forces। और ये जो पिक्चर जो दिखाते हैं, जो ट्रू पिक्चर जो दिखाते हैं ट्रेडिशनल कल्चर का, वो अभी करप्ट हो चुका है, डैमेज हो चुका है, क्योंकि बाहर से जो अंग्रेज आके ये खराब कर चुके हैं हमारे ट्रेडिशनल कल्चर को। इट वाज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोल्क tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past। और हम लोग इसे प्रिजर्व करना चाहते हैं, पर इस वो जो बाहर के जो ब्रिटिशर्स आ चुके हैं वो डैमेज करना शुरू कर चुके हैं हमारे कल्चर ट्रेडिशन को, और इसीलिए हम इसे प्रिजर्व करना चाहते हैं कि ताकि आगे की पीढ़ी भी हमारी तरह हमारा नेशनल आइडेंटिटी बना रहे, और तो और लोगों को हमारे प्राइड के बारे में भी पता लगता रहे। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग बैल्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स एंड लीड द मूवमेंट फॉर फोल्क। उसके बाद बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारे राइम्स, मिथ्स, बेल्स एंड लेड द मूवमेंट फॉर फोल्क। उसके बाद इसके थ्रू वो मूवमेंट को लीड कर रहे थे, नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड कर रहे थे। ओके, रिवाइवल इन मद्रास, नतेशा सात्सी पब्लिश्ड ए मैसिव फ्रॉम 4-volume collection of Tamil folk tales। नतेशा शास्त्री मद्रास में ओके पब्लिश किया कि एक 4-volume कलेक्शन ऑफ तमिल फोल्क टेल्स, तमिल में एक फोल्क टेल्स, द फोल्कलोर ऑफ साउदर्न इंडिया 4 वॉल्यूम में पब्लिश किए उन्होंने, नताशा शास्त्री ने। ही बिलीव्ड दैट फोल्कलोर वाज इन नेशनल लिटरेचर। जो फोल्कलोर है ये नेशनल लिटरेचर की तरह है। इट वाज द मोस्ट ट्रस्टीवर्थ मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपुल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये बहुत रियलिस्टिक लगता है, रियल थॉट्स के साथ जुड़ा है लोगों का, और उसका कैरेक्टर्स भी बहुत रियलिस्टिक है, इसीलिए वो सोच रहे थे कि ये स्प्रेड करेगा नेशनलिज्म को। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, नेशनलिस्ट लीडर्स बिकम more and more
अवेयर ऑफ सच आइकॉन्स। उसके बाद जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट बढ़ता गया, उसके बाद बहुत सारे आइकॉन सिंबल्स जो यूनिफाई करने के लिए काम आए लोगों को, ओके, और इंस्पायरिंग देम ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। उसके बाद ये सब इंस्पायर करने लगा फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को, ओके। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल ए ट्राई कलर फ्लैग रेड ग्रीन एंड येलो वाज डिजाइंड। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट में बंगाल में एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया, रेड ग्रीन और येलो का, वाज डिजाइंड। इट हैड 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। उसके अंदर 8 लोटस थे, जिसमें ब्रिटिश इंडिया का जो प्रोविंसेस था, स्टेट्स जो बना दिए थे, उसको डिग्निफाई कर रहा था, सिग्निफाई कर रहा था। एक क्रेस्टेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूस एंड मुस्लिम, जो आधा चांद जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदू और मुस्लिम को। बाई 1921 में गांधी जी हैज डिजाइन द स्वराज फ्लैग। उसके बाद गांधी जी ने स्वराज फ्लैग बनाए, डिजाइन की। इट वाज अगेन ए ट्राई कलर, वो फिर से एक ट्राई कलर था जिसमें रेड ग्रीन और व्हाइट था ये, एंड हैड ए स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर। और एक स्पिनिंग व्हील था, जो चरखा था गांधी जी का, वो था बीच में, ओके, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। और ये रिप्रेजेंट करता था कि कैसे गांधी जी ने हेल्प किया, एक नया फ्लैग बना के। कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकम ए सिंबल ऑफ डिफेंस। उसके बाद ये फ्लैग उठा के, मतलब सब लोग ये फ्लैग को मानने लगे, और ये फ्लैग जाके इंडिया का सिंबल बन गया, और ये सबसे बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट सिंबल बन गया था इंडिया के लिए, ओके। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। और एक मीन्स था, मतलब और एक तरीका था लोगों के अंदर नेशनलिज्म को जगाने का, वो हिस्ट्री को फिर से दोहराने, मतलब हिस्ट्री को सुन के। बाय द एंड ऑफ 19th century many Indians began feeling that to install a sense of pride in the nation, Indian history had to thought about differently। उसके बाद लोगों के अंदर बहुत फीलिंग, मतलब नेशनलिज्म के लिए फीलिंग जागता रहा, और उनका जो प्राइड है वो चाहते थे हमारे नेशन में बना रहे। और तो और Indian history had to be thought about differentially. The British saw Indians as backward and primitive, incapable of governing themselves। जो ब्रिटिशर्स सोचते थे कि इंडियंस जो है, जो बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है, और इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। और जो इनकेपेबल है, मतलब कैपेबल नहीं है गवर्निंग करने के लिए। इन रेस्पॉन्स इंडियंस बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट ऑफ इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स। उसके बाद इंडियंस ने अपने पीछे, मतलब जो पास्ट में जो हुआ था उसको, मतलब जो ग्रेट अचीवमेंट्स प्राप्त किए थे उन्हें देखने लगे। दे रोट अबाउट ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशिएंट टाइम्स। और उन्होंने लिखा क्या कि जो एंशिएंट टाइम्स में जो हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलोसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड हैड फ्लोरिश्ड। जो पहले जो हमारा जो होता था ग्लोरियस टाइम जो चल रहा था, ग्लोरियस डेवलपमेंट जो चल रहा था एंशिएंट टाइम में, अब ये धीरे धीरे कम होता चला गया है, मतलब डिसअपीयर होना स्टार्ट हो गया, हमारा कल्चर खत्म होने लगा है। दिस ग्लोरियस टाइम इन दर व्यू वाज फॉलोड बाय ए हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड। और ये ग्लोरियस टाइम तब खत्म हो गया था कि जब ब्रिटिश ने हमें कब्जा कर दिया था, और द हिस्ट्री जो था हमें डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया था। हम हिस्ट्री से कुछ सीख नहीं पा रहे थे, और हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। दिस नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज आर्ग्यूड दैट रीडर्स टू टेक प्राइड इन India's great achievements in the past and struggle to change the miserable conditions of life under British rule। और जो नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज थे जो था वो लोगों के अंदर, you urge the readers to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable conditions of life under British rule।
जो लीडर्स थे उन्होंने लोगों ने सोचा कि हम अपने अंदर एक लीडर बना रहे जो कि लीड करेगा और ये चेंज को लाने की अचीवमेंट को करेगा, और तो और वो किसी भी कंडीशन में ब्रिटिश के रूल अंडर नहीं रहेगा। और दीज एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपुल वेर नॉट विदाउट प्रॉब्लम। और ये एफर्ट्स यूनिफाई करने के लिए ये प्रॉब्लम्स नहीं था। व्हेन द past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn for Hindu iconography, the people of other communities felt left out। उसके बाद जैसे जैसे हिंदू का जो दिखा रहे थे, जो ग्लोरीफाइड टाइम मतलब जो ग्लोरियस टाइम था हिंदू का था, पर जो इमेजेस भी हिंदू का ही दिखा रहे थे, इसलिए लोगों को लगा कि सिर्फ हिंदू ही इसमें दिखा रहे हैं, हमारा कोई रोल तो नहीं है, इसलिए सब लोग ये ग्रुप छोड़ के जा रहे थे। कंक्लूजन, पूरा कंक्लूजन पार्ट में हम ए ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज थस bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century। जो सबके अंदर जो गुस्सा बन गया था कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, वो बाहर आ रहा था सबके अंदर। सब लोग वेरियस ग्रुप्स आके यूनाइट होने लगे थे, क्लासेस जो वेरियस क्लासेस ग्रुप्स आके यूनाइट हो रहे थे कॉमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में। ये फर्स्ट हाफ था 20th सेंचुरी में। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी, महात्मा गांधी ट्राइड टू चैनल पीपुल्स ग्रीवेंस इनटू ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स फॉर इंडिपेंडेंस। जो महात्मा गांधी के अंडर जो कांग्रेस था, लीडरशिप के अंडर लोग ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए। थ्रू सच मूवमेंट्स द नेशनलिस्ट ट्राइड टू फोर्ज ए नेशनल यूनिटी। उस मूवमेंट्स के अंडर सब लोग देख रहे थे, मतलब नेशनल यूनिटी की तरह रह रहे थे। उसके बाद बट एज वी हैव सीन डाइवर्स ग्रुप्स, हमें तो पता ही है कि डाइवर्स ग्रुप्स क्लासेस पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट विद वेरिड एस्पिरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस। जो डिफरेंट ग्रुप्स थे, जो डिफरेंट क्लासेस थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे इस स्ट्रगल में, उनका अलग अलग एक्सपेक्टेशंस था, अलग अलग एस्पिरेशंस थे। इसीलिए एज देयर grievances were wide ranging, freedom from colonial rule was also meant different things to different people। उसके बाद लोगों के मतलब जो अलग अलग सोच था लोगों का डिफरेंट क्लासेस के, और एज देयर ग्रीवेंस उनका जो वाइड रेंजिंग का जो मतलब जो सोच था सब लोगों के लिए अलग अलग मतलब रखता था, अलग अलग लोगों के लिए। ओके, इसलिए सब अलग अलग एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे। द कांग्रेस अटेम्प्टेड continuously attempted to resolve differences and ensure that the demands of one group did not alienate another। और कांग्रेस ये कंटिन्यूसली अटेम्प्ट कर रहे थे कि कैसे भी हम इन ग्रुप्स के अंदर जो लड़ाई है ज्यादा ऊपर मतलब ऊपर तक ना लिया जाए, और उनके अंदर ही डिमांड्स जो है उनको फुलफिल करके और एक ग्रुप को अपना मतलब दुखी नहीं करना चाहते थे, सबका इक्वालिटी देखते थे कांग्रेस। दिस इज प्रिसाइडली व्हाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन। उसके बाद ये जो एक ग्रुप को संभालते संभालते और एक ग्रुप गुस्सा हो जाता था, इसीलिए ये बहुत टाइम तक यूनाइट नहीं रहा। द हाई पॉइंट्स ऑफ कांग्रेस एक्टिवली एंड Congress activity and nationalist unity were followed by the phases of disunity and the inner conflict between groups। और ये बहुत टाइम तक नहीं चला कांग्रेस के साथ, क्योंकि ये जो डिसयूनिटी था लोगों के अंदर, मतलब यूनाइट नहीं हो सकते डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस के साथ, और जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स थे ग्रुप्स के अंदर, ये हमें आसानी से इंडिपेंडेंस नहीं दे रहा था। In other words, what was emerging was a nation within many voices wanting freedom from colonial rule। और हम अलग शब्द में देखा जाए, बोला जाए तो ये दिखा रहा था कि अब सब लोग अलग अलग ग्रुप्स में एमर्ज हो रहे हैं, पर सबको अलग अलग फ्रीडम चाहिए। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट। The failure of Cripps mission and the effects of World War II created
वाइड स्प्रेड कंटेनमेंट इन इंडिया। जो क्रिप्स मिशन जो फेल्यूर हुआ, उसके बाद जो इफेक्ट हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में, वो इंडिया के अंदर एक वाइड स्प्रेड डिसकंटेनमेंट हुआ। ओके, दिस लीड गांधी जी टू लॉन्च ए मूवमेंट कॉलिंग फॉर कंप्लीट विथड्रॉल ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। उसके बाद गांधी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च किया ताकि अभी हम ब्रिटिशर्स को भगा सकें इंडिया से पूरा का पूरा। द कांग्रेस वर्किंग कमिटी The Congress Working Committee in its meeting in Wardha on 14 July 1942 passed the historic Quit India resolution demanding the immediate transfer of power to Indians and quit India। उसके बाद जो कांग्रेस जो थे वर्किंग कर रहे थे कमिटी के अंडर, इन इट्स मीटिंग इन जो वार्धा में एक मीटिंग हुआ, उसमें पास हुआ एक हिस्टोरिक मूवमेंट, मतलब एक हिस्टोरिक मूवमेंट, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन डिमांडिंग द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस एंड क्विट इंडिया। और ये पूरा का पूरा पावर ट्रांसफर हुआ इंडियंस को, और उन्हें बोला गया कि कैसे भी हो हम स्ट्रगल करके, मास स्ट्रगल करके हमें ब्रिटिशर्स को अभी हटाना ही होगा। ऑन 8 अगस्त 1942 इन बॉम्बे, ऑल इंडियन कांग्रेस कमिटी understood the resolution, which called a non-violent mass struggle on the widest possible scale throughout the country. It was an occasion that Gandhi delivered the famous do or die speech. उसके बाद 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे में द ऑल इंडिया कांग्रेस जो कमिटी जो हुआ था, वो कॉल्ड किए नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल। उन्होंने बोला कि नॉन वायलेंट होना चाहिए मास स्ट्रगल, और वाइड में होना चाहिए, मतलब बड़ा, मतलब बहुत सारे लोग आके मिलना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। इट वाज द ओकेजन। उसके बाद गांधी जी ने एक स्पीच भी बोला था जिसमें वो बोले थे, मतलब जो वो फेमस स्पीच था गांधी जी का, डू और डाई स्पीच। दे कॉल फॉर क्विट इंडिया ऑलमोस्ट brought the state machinery to a standstill in large parts of country as people voluntarily threw themselves into the thick of movement। उसके बाद बहुत सारे लोग पूरा का पूरा स्ट्रगल, मतलब पूरा जोश के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट के स्टार्ट होने के बाद वो अपना रोल अदा किए, बोले नेशनल सॉन्ग्स गाए, स्लोगन्स गए, स्ट्रगल किए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। द मूवमेंट वाज ट्रूली ए मास मूवमेंट। ये एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट था, ब्रॉट इनटू एम्बेड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। और इसमें बहुत सारे लोग थे, हजारों लाखों करोड़ों में लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल, नेमली स्टूडेंट्स थे, वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे। इट ऑल्सो सॉ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लीडर्स। जो लीडर्स थे, जयप्रकाश नारायण, अरुण असफ अली, राम मनोहर लोहिया एंड मेनी वुमेन सच एज मातंगिनी हजारा इन बंगाल, कनकलता बरुआ इन आसाम एंड रामादेवी इन उड़ीसा। बहुत सारे लीडर्स, वुमेन लीडर्स, सबको यूनाइट कर दिया। द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विथ मच फोर्स एंड येट इट टुक मोर देन ए ईयर टू सप्रेस द मूवमेंट। और उन्हें 1 साल के ऊपर लगा इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने इसमें थोड़ा आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ा, कैसे सिंबल्स और हेल्प किए सिंबल्स और पेंटिंग्स यूनाइट रखने के लिए इंडिया को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। लास्ट को एक बात बोलना चाहता हूँ, स्टे इन होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।